Good morning, students. Welcome to class 12, macroeconomics. We are doing chapter number 4, calculation of national income. चैप्टर 4 कर रहे हैं बेटा हम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हमने यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है और हमने कहा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हमारे पास होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। द फर्स्ट मेथड विच वाज वैल्यू एडेड मेथड, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपना। सेकंड वी हैव इनकम मेथड। आज बेटा पढ़ेंगे इनकम मेथड, कैलकुलेट करना सीखेंगे नेशनल इनकम बाय द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड नाम से पता चल रहा है ये इनकम से जुड़ा हुआ है। हमने जब नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने कहा था नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम is the sum total of factor incomes received by factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितनी फैक्टर इनकम्स मिलती हैं उनका सम टोटली क्या होता है बेटा, नेशनल इनकम होता है। क्यों? फैक्टर इनकम को जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है उसका सम टोटल नेशनल इनकम होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें उतनी ही वैल्यू की सर्विसेज प्रोवाइड अप करी होंगी, तो जो हमने उन्हें इनकम दी होगी उतनी वैल्यू के हमारे पास गुड्स अवेलेबल हुए होंगे एक्चुअल में। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है उसका सम टोटल ही क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है सभी को? 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो दोज हु हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में बेटा हेल्प करते हैं उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब इन्हें कुछ ना कुछ हम इन रिटर्न इनकम प्रोवाइड करते हैं। तो लैंड को हम देते हैं रेंट, लेबर पर देते हैं वेजेस, कैपिटल पर देते हैं इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को देते हैं बेटा प्रॉफिट। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये हमारे अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो इनको जो इनकम मिल रही है दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन सभी फैक्टर इनकम का सम टोटल ही क्या है बेटा, नेशनल इनकम होता है। तो ये सभी फैक्टर्स इनकम का सम टोटल हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में या नेशनल इनकम हमें बताता है। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर इनकम का सम टोटल ही नेशनल इनकम होता है। तो बेटा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर इनकम जनरेट होती है, जो फैक्टर इनकम उन्हें मिलती हैं, अगर उन्हें ही हम टोटल कर दें तो दैट टोटल बिकम्स द नेशनल इनकम। वो हमारी हेल्प करता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। क्यों? जितनी हम इनकम इन्हें प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स इन्होंने उतनी वैल्यू की हमें सर्विसेज दी होंगी, उतनी वैल्यू के हमारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे होंगे। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर इनकम का सम टोटल ही नेशनल इनकम होता है। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यही 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड पर देते हैं हम रेंट, लेबर को देते हैं वेजेस, कैपिटल पर देते हैं इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को देते हैं प्रॉफिट। तो इन चारों का सम टोटल ही क्या है हमारा, नेशनल इनकम है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। देखते हैं बेटा नेशनल इनकम मेथड की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी आप वेजेस, सैलरीज प्रोवाइड करोगे लेबर को या ऑफिस स्टाफ को,
उन्हें हम क्या देंगे, वेजेस देंगे, सैलरीज देंगे, तो वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वो आएगा किसके अंदर बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। पहले मेन हेड देख लेते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब वेजेस और सैलरी जो भी आप दोगे, एड रेंट एंड रॉयल्टी। जो भी रेंट दोगे आप बिल्डिंग पर, रेंट या रॉयल्टी, अगर आपने किससे राइट्स खरीद लिए, लीजिंग राइट्स ले लिए हैं, तो उस पर रॉयल्टी जाएगी। एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देंगे। एड प्रॉफिट, देन ऐड करोगे आप लास्ट में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग जिनकी इनकम को हम अलग नहीं कर सकते, जिनकी इनकम उनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी मेहनत उनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी इनकम को अलग नहीं कर सकते, तो दैट इज मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू NDP at XP, means net domestic product at factor cost which is equals to domestic income, जो domestic income के भी इक्वल होता है। लास्ट में आप ऐड करोगे NFIA और आपको मिल जाएगा NNP at FC, that is net national product at factor cost which is equals to national income। जो नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो ये बेटा एक अकेला ऐसा मेथड है जिसे आप ध्यान रखेंगे कि जिसमें हमें मेन कंपोनेंट, मेन पार्ट्स को प्लस करने के बाद NDP at FC मिलता है, मतलब ग्रॉस वैल्यू नहीं मिलती और मार्केट प्राइस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर इनकम से, ये ऑलरेडी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से चल के आ रही है, तो ये फैक्टर कॉस्ट की ही बात हो रही है और नेट पर हो रही है, इसलिए NDP at FC मिलता है। तो तीनों मेथड में बेटा ये अकेला ही ऐसा मेथड है जहां पर मेन पार्ट को प्लस करने पर हमें डायरेक्ट NDP at FC मिलता है। यहाँ पर इसका मतलब डेप्रिसिएशन और NIT का कोई रोल नहीं होता। तो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड। ये है बेटा हमारा इनकम मेथड का फॉर्मूला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, प्लस करेंगे तो मिल जाएगा NDP at FC और सबको इसमें आप प्लस कर दोगे NFIA तो मिल जाएगी हमें नेशनल इनकम। दूसरी चीज बेटा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन चारों को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि ये जो इनकम है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम। प्रॉपर्टी मतलब रेंट आपको किस पर मिल रहा है, लैंड पर, या रॉयल्टी मिल रही है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। एंटरप्रेन्योरशिप पर आपका प्रॉफिट हो गया। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपका वेजेस वाला पार्ट है। अगर ध्यान दिया तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, तो 4 की इनकम थी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यही चारों का टर्म समेशन है बेटा। ये वेजेस आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ गए, इसके साथ एक दो चीजें और जुड़ जाती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी आ गया, रेंट, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब कुछ ऐसी इनकम जो कुछ लोगों की है जिनको हम अलग नहीं कर सकते, उनकी इनकम अलग से कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो उन्होंने अपने आप को खुद को एम्प्लॉयड किया हुआ है। सपोज कोई लेबर अपनी फैमिली का कोई मेंबर अपने प्रोडक्शन में लगे, अगर वो बाहर वह जाता तो वहां से उसे क्या मिलता, वहां से उसे वेजेस मिलती, या वेजेस वो देते, बट अब वो नहीं दे रहे हैं, तो वो उनकी सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स्ड इनकम जो उसके साथ ही जुड़ी हुई है, हमने उसकी इंक्लूडेड वैल्यू कैलकुलेट कर दी, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये था बेटा हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। इनकम मेथड की हेल्प से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी वेजेस वाला पार्ट,
रेंट एंड रॉयल्टी, लैंड पर जो हम देते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल पर, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके बाद हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड जो है मेंबर्स, उनकी इनकम, उसे हम कह रहे हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इनको अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा NDPAT-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, प्लस NFIA इज इक्वल टू NNPAT-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और विच इज इक्वल टू नेशनल इनकम। दूसरी चीज बेटा ध्यान रखेंगे, ये एक अकेला ऐसा मेथड है जहां पर आपको डायरेक्टली NDPAT-FC मिलता है, जहां पर आपको क्या मिलता है डायरेक्टली, NDPAT-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बाकी दोनों मेथड्स में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा GDPAT-MP, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, फैक्टर इनकम की बात हो रही है, इसलिए नेट फैक्टर कॉस्ट पर ये कैलकुलेट हुआ है। सेकंड थिंग, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कंबाइंडली फॉर्म करके कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हम ये भी कह सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये चारों हेड्स आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम को हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो एक हमारा फॉर्मूला ये भी बन सकता है बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। इन चारों की जगह हम रख सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, तो विच इज इक्वल टू NDPAT-FC, जो इक्वल होगा NDPAT-FC का। तो ये था बेटा इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का इनकम मेथड। नेक्स्ट बेटा, आपने फॉर्मूले में फर्स्ट हेड पढ़ा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हमने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेजेस मिलती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलती है बेटा, वेजेस मिलती हैं। तो वो वेजेस किसके अंदर आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। मतलब एम्प्लॉयज को जो भी आप कंपनसेट करोगे वो सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। वेजेस भी अलग अलग तरह की होती हैं, इसीलिए हमने वेजेस वहां डायरेक्ट नहीं लिखी थी, इसलिए हमने उसका नाम लिखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी पैसा एम्प्लॉयज को मिलेगा तो वो क्या है, वो बेटा तीन तरह से है। वेजेस इन कैश, जो भी वेजेस आप एम्प्लॉयज को कैश की फॉर्म में देते हैं। सेकंड इज वेजेस इन काइंड, अगर आप काइंड के फॉर्म में कुछ दे रहे हैं, सपोज आप उनका हाउस रेंट पे कर रहे हैं तो इन काइंड हो गया, आपने रहने के लिए उन्हें घर दे दिया, आने जाने के लिए उन्हें गाड़ी दे दी, तो ये सब। एंड थर्ड इज सोशल कंट्रीब्यूशन, स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर सोशल कंट्रीब्यूशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोशल स्कीम में सपोज पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी फंड, ये सब, उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अभी तो नहीं मिलती हमें पेंशन, PF, प्रोविडेंट फंड अभी तो नहीं मिलता, बाद में मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो उसका कैश वाले में प्लस हो ही चुका है, जो भी तो सैलरी कैश में मिल रही है उसमें उसका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो होगा। बट सोशल सिक्योरिटी में ध्यान रखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। क्यों, क्योंकि बेटा कभी कभी क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी दे देता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, तो हमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना। ध्यान रखेंगे, हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, हम किसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, एम्प्लॉयर का। किसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, एम्प्लॉयर का, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो उसकी सैलरीज में इंक्लूड होगा ही होगा। इस वजह से हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड अप करेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज द सम टोटल ऑफ वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी schemes by employer, employer's contribution in social security schemes. Next we have operating surplus. Operating surplus बेटा क्या है, operating surplus is the income from
प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम ही क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो बेटा प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम अर्न होती है हमें? रेंट, रॉयल्टी या इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट। तो इन्हें प्लस करके आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। और यही हमारे हेड होते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मेन हेड है। इन अगर आपको मेन हेड गिवन है तो आप मेन हेड लिखेंगे क्वेश्चन में, अगर कोई सब हेड गिवन है तो प्लस करके तब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में डालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस हम फॉर्मूले में ऐसे यूज करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट अगर फॉर्मूले में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है देन आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लोगे। ये ऑपरेटिंग सरप्लस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अनदर थिंग बेटा, प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले प्रॉफिट में से कुछ टैक्स दिया जाता है जिसका नाम है कॉर्पोरेशन टैक्स। जिसका क्या नाम है बेटा? कॉर्पोरेशन टैक्स। टैक्स मेड बाय बिजनेस फर्म। जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं। तो फर्स्ट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। टैक्स दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से कुछ अपने लिए रख लेते हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। बीएससी में पढ़ते हैं रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स हमारी वो प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो बिजनेस अपने लिए रख लेता है और जो लास्ट में बचता है उसे डिविडेंड की फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अकाउंट्स वाले बच्चे जानते हैं डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिए जाते हैं उन्हें डिविडेंड कहते हैं। तो प्रॉफिट के बेटा 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड। कॉर्पोरेशन टैक्स, जो सपोज आप एज्यूम करो आपने जो प्रॉफिट अर्न करा, सपोज आपने 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, उसमें से आपको टैक्स देना है, 10,000 रुपए आपने टैक्स दे दिया। तो पहला चला गया कॉर्पोरेशन टैक्स, कितना बचा? 90 में से आप कह रहे हो 50 मुझे अपने पास रखना है, तो रिटेन अर्निंग हो गई 50 की। 90 में से 50 आपने रख लिया, कितना बचा? 40 आप डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो प्रॉफिट के भी बेटा 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है डायरेक्टली तो आप प्रॉफिट लोगे, बट अगर आपको प्रॉफिट नहीं गिवन और उसके सब हेड्स गिवन है तो सब हेड्स को प्लस करके आप प्रॉफिट को कंप्यूट करोगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ सब हेड्स गिवन होते हैं, उन सब हेड्स की हेल्प से हमें कभी कभी मेन हेड कैलकुलेट करना पड़ता है, मेन हेड निकालना पड़ता है। बट अगर मेन हेड और सब हेड दोनों गिवन है, आपको प्रॉफिट भी गिवन है और कॉर्पोरेशन टैक्स ये सब भी गिवन है, तो आप मेन हेड लोगे। फिर तो मेन हेड लो। अगर मेन हेड और सब हेड गिवन है देन मेन हेड, बट अगर मेन हेड गिवन नहीं है और सब हेड गिवन है तो हम सब हेड को प्लस करके उसका मेन हेड बना लेंगे। तो सबसे पहला मेन हेड है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें वेजेस कैश में आती है, काइंड में आती है, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे लिख लीजिए बेटा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका होना चाहिए? एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूड होगा उसकी वेजेस में। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा, इसलिए सिर्फ एम्प्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हमें इंक्लूड करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को मिला के। तो जो आपका फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स इनकम। तो अगर ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली जो इनकम होती है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट वाली, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रॉफिट होता है, इन चारों को प्लस करके आप ऑपरेटिंग सरप्लस भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग सरप्लस देता है तो आपका फॉर्मूला बनेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। 3 चीजों को प्लस करके आपको डायरेक्टली एनडीपीए टैक्स ही मिल जाएगा। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो ऑपरेटिंग सरप्लस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी अलग से आप फॉर्मूला अप्लाई करिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये अप्लाई करके भी हम कर सकते हैं प्लस मिक्स्ड इनकम। बस ध्यान रखना है मेन हेड और सब हेड का, जिनके सब हेड्स हैं तो उनका सब हेड प्लस करके हम मेन हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। So that is the formula which we have learned of income method of calculation of national income.
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो इनकम मेथड था उसके कुछ फॉर्मूले डीप में हमने देखे, कुछ पार्ट जिनके अंदर सब हेड्स थे। तो ये वो पार्ट है जिनके अंदर सब हेड्स होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट के भी 3 हेड होते हैं। तो ये था बेटा द सब हेड्स ऑफ द मेन हेड इन द फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो हमारा इनकम मेथड है उसके मेन हेड के सब हेड। अनदर थिंग स्टूडेंट्स, ये जो रिटेन अर्निंग्स है, प्रॉफिट का जो हमारा सेकंड पार्ट है रिटेन अर्निंग्स का, इसे आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स होती है प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। रिटेन अर्निंग्स आर दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which are not free from the reserve, which are not free in the form of dividend, जो डिविडेंड की फॉर्म में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो रिटेन अर्निंग्स को बेटा आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो, मींस प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो दैट इज आल्सो नोन एज रिटेन अर्निंग। तो आपको ये भी कह सकता है क्वेश्चन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज द अदर नेम ऑफ रिटेन अर्निंग। ये रिटेन अर्निंग्स का दूसरा नाम है। नेक्स्ट बेटा, हियर इज द क्वेश्चन in which we have to calculate NDP at FC। क्या कैलकुलेट करना है बेटा हमें? NDP at FC। इंफॉर्मेशन दे रखी है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात, whenever we are going to solve a numerical of national income, first we have to identify the method which we going to apply। सबसे पहली बात हमें क्या करनी है बेटा? हमें इंफॉर्मेशन देखकर ये चेक करना होता है कि कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यहां अप्लाई होगा? तो यहां बेटा कौन सा मेथड अप्लाई होगा? इनकम मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? यहां पर हम इनकम मेथड अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी कैसे देखते हैं बेटा। हमें हमारा फॉर्मूला याद है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है बेटा? हमें वेजेस और सैलरी दे रखी है और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे। COE कह सकते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए चाहे आप। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800 प्लस 200 दैट इज 1000 प्लस रेंट। फॉर्मूला याद करते चलिए अपना, प्लस रेंट। रेंट देखिए कितना है 1400, प्लस कर देंगे, प्लस रॉयल्टी। रॉयल्टी है 200 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चेक करिए कितना है 1500 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 500 प्लस मिक्स्ड इनकम। और मिक्स्ड इनकम कितनी है बेटा 1000। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? NDP at FC। प्लस करिए 1500 और 500 2000 प्लस 1 3 4 5 5600। यस। तो ये हो गया हमारा NDP at FC। क्वेश्चन ने बेटा हमसे कैलकुलेट भी क्या करवाया है? NDP at FC ही हमसे कैलकुलेट कराया है। तो NDP at FC इज इक्वल टू 5600 विच इज वेरी मच सिंपल। अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती तो प्लस NFIA कर देते यहीं से और डायरेक्ट निकल जाता है आपका नेशनल इनकम। तो बहुत सिंपल मेथड है ये। आपको क्वेश्चन देखकर ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले इनकम मेथड अप्लाई होगा क्या यहाँ पे, और देन अपना फॉर्मूला याद करना है। जो फॉर्मूले का मैंने सीक्वेंस बताया आपको, उसी फॉर्मूले से आपको उसी सीक्वेंस से याद करके चलना है। और वही सीक्वेंस अगर आप याद रखोगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। वही सीक्वेंस याद रखिए, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट,
जो है क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिए, ढूंढ लिखते जाइए यहाँ पर। ऐसा नहीं क्वेश्चन में देखोगे रेंट कहाँ है, रॉयल्टी, ऐसे फिर लिखोगे नहीं। अपना फॉर्मूला याद रखो, सीओई। क्वेश्चन में हमें तो सीओई देखना है। सीओई है, कंपनसेशन नहीं है, वेजेस एंड सैलरीज कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो हम प्लस करके लिख देंगे। तो अपना फॉर्मूला याद रखो बेटा, अपने फॉर्मूला याद करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इनकम मेथड। इनकम मेथड बेस्ड का ये न्यूमेरिकल था। अदर न्यूमेरिकल्स विल बी सेंड टू यू इन द होमवर्क for your practice. Students, that's all for today. Thank you and have a nice day.